ट्रिपल वन, ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें है ना, आपको मैं सिंपल सी बात समझाने का ट्राई करता हूँ, फटाफट से समझने का ट्राई करना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम समरी फॉर्म में आपको रिवाइज करवाता हूँ क्या होता है ये। इधर देखो, इधर ट्रिपल वन के अंदर होता है जॉइंट अरेंजमेंट्स, ठीक है। जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जिधर होती है टू और मोर पार्टीज एंड देयर शुड बी यूनानिमस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह का होता है, एक होता है जॉइंट ऑपरेशन, एक होता है जॉइंट वेंचर, ठीक है। अब जॉइंट ऑपरेशन कब होता है, अगर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब दोनों पार्टी के बीच में ऑपरेशन में आए लेकिन कोई सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म नहीं किया, जॉइंट ऑपरेशन। दूसरा, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म किया लेकिन उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस इंडिविजुअल असेट्स लायबिलिटीज के अंदर है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इंडिविजुअल असेट लायबिलिटी में है, जॉइंट ऑपरेशन। तीसरा, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म किया और इसका जो भी आउटपुट है, जॉइंट अरेंजमेंट का जो भी आउटपुट है, इट इज ओनली फॉर दी पार्टीज। मतलब ये जो दो लोग इन्वॉल्व है, दो या तीन लोग इन्वॉल्व है, इसका जो भी आउटपुट है वो सिर्फ इन्हीं पार्टी के लिए है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन में लोग पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं, कोई असेट बिल्ड कर रहे हैं, और वो असेट का आउटपुट सिर्फ इन लोग ही यूज करने वाले हैं, ऑपरेशन, ठीक है। वेंचर में क्या होता है, अगर आपने सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म किया है प्लस इनका जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है, इट इज इन द नेट असेट्स ऑफ द अरेंजमेंट, अगर इनका हिस्सा नेट असेट के अंदर है तो उसको बोलते हैं वेंचर। क्या बोलते हैं उसको, वेंचर। क्लियर है वाला पार्ट, ठीक है। अगर अब ऑपरेशन या वेंचर का बेसिक डेफिनेशन हो गया, तो ऑपरेशन के हो गया 3 डेफिनेशन, वेंचर का हो गया 1 डेफिनेशन। अब एक और चीज सुनना, ये जो तीसरा पार्ट है इसका थोड़े डिटेलिंग में जा रहा हूं। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है और मैंने क्या बताया, जो अरेंजमेंट का आउटपुट है इट इज ओनली फॉर दी ओन पार्टीज, जो पार्टीज ऑपरेशन के उन वाले पार्टीज के लिए तो ऑपरेशन होगा। अब इसमें ना 2 केस है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है एके लिमिटेड, है ना, और एक कंपनी है लेट्स से एससी लिमिटेड। ये दोनों मिलके आए, इन्होंने बनाया एसी लिमिटेड, दोनों ने मिलके एसी लिमिटेड बनाया। अब ये नया कंपनी फॉर्म किया, अब ये नया कंपनी का जो भी आउटपुट है ये सिर्फ इन दोनों लोग यूज कर रहे हैं, बराबर। तो इसको बोलते हैं जॉइंट ऑपरेशन। अब कभी कभी क्वेश्चन पता है क्या बोलता है, अगर ये कंपनी का आउटपुट किसी थर्ड पार्टी को भी सेल हो जाए, अगर ये कंपनी का आउटपुट किसी थर्ड पार्टी को भी सेल हो रहा हो, तो क्या ये ऑपरेशन होगा, वेंचर होगा? तो ऐसे केस में ये वेंचर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर इसका आउटपुट थर्ड पार्टी को सेल नहीं हो रहा है ना, इसका आउटपुट जो है वो एके और एससी को ही जा रहा है, अब एससी और एके को जाने के बाद ये दोनों अपने अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो उस केस में एक बार जॉइंट अरेंजमेंट से आउटपुट चला गया, उसके बाद ये लोग कुछ भी करो वो इनकी मर्जी है। मैं बोलूं ऑपरेशन से तो जो आउटपुट है वो सिर्फ इन पार्टी को गया है, तो ये ऑपरेशन ही होगा, ध्यान रखना, बराबर। तो जब वो कहता ना कि इसका जो आउटपुट है इट शुड ओनली बी फॉर द पार्टीज, तो ये जो नया कंपनी है ये किसी और को नहीं बेच सकता। एक बार इन्होंने इनको ट्रांसफर कर दिया पार्टीज को खुद पिए या किसी और को दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, ऑपरेशन ही होगा। लेकिन अगर यही नया वाला कंपनी किसी थर्ड पार्टी को सेल कर रहा होता तो ये वेंचर हो जाता। फिर समझा मैंने क्या बोला, है ना, ठीक है बस। तो ये ऑपरेशन वेंचर का डेफिनेशन हो गया। अब वेंचर का अकाउंटिंग कैसे करना है, इसका अकाउंटिंग एज पर इंड AS 28 इक्विटी मेथड में होता है, इक्विटी मेथड में वेंचर का। ऑपरेशन का अकाउंटिंग कैसे होता है, ऑपरेशन का अकाउंटिंग होता है एज पर इंड AS 111, जिधर हम करते हैं प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन? हर एक पार्टी सिर्फ अपना हिस्सा रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना हिस्सा रिकॉर्ड करता है। क्या तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या तुमको समझ पड़ा मैंने क्या बोला? ये चीज क्या तुम इतना याद कर लोगे जितना मैंने बताया? ये एक चीज है, परफेक्ट। ये इंड AS 111 के सारे कंसेप्ट खत्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन कौन से करने हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा,
उतने करके चले जाना। और स्पेसिफिकली बता रहा हूं 111 से एक क्वेश्चन जो है लगता है मुझे आ सकता है, और वो क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से सुनना वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन जो आपको करके जाना है वो है, एक है 23 और 24 वाला क्वेश्चन, ये मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, ये बाद में करवाता हूं। उसके अलावा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, है ना, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब एक क्वेश्चन नंबर 25 है, फटाफट से अपन देख लेते हैं क्या बोलते हैं, सुन लेना। बोलते हैं एक अल्फा लिमिटेड है और एक गामा लिमिटेड है, ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन है। जब इन्होंने खुद बोल दिया ज्वाइंट ऑपरेशन है तो ज्वाइंट ऑपरेशन है, भाई ने बोला ऑपरेशन है मतलब ऑपरेशन है, कहानी खत्म। आगे फिर बोलता है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू किया, सॉरी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, कोई बिल्डिंग बना रहे थे, 30 सितंबर को खत्म हो गया। आगे अब उसके लिए उन्होंने बोरिंग कॉस्ट वगैरह लिया, तो 30 सितंबर तक का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, बाकी बोरिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके अलावा इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगा 40 CR, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट वगैरह बताया हुआ है और मेंटेनेंस वगैरह भी किया हुआ है, मेंटेनेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब करना क्या है, वो बोलते हैं द कंपनी हैज रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट एज इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। पहले खुद बोलते ऑपरेशन है, फिर बोलते हैं वेंचर की तरह रिकॉर्ड किया है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इट इज एन इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, करेक्ट नहीं है। अगर ऑपरेशन है तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन? हर पार्टी अपना अपना हिस्सा रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब अल्फा हो या गामा, अगर उनका हिस्सा इक्वल है तो वो सिर्फ अपना 50% रिकॉर्ड करेंगे। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे जरा बताओ, तो आपको सिखाता हूं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। रुको पहले एक गरीबी हटाइए इसको, और मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं इसका शानदार। इधर इधर आ जाओ, मेरे ख्याल से ये रहा, यस देखो, जैसे पीपी कंस्ट्रक्ट किया 40 CR का, 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया 0.5 का, टोटल पीपी इतना हो गया। पीपी बटेगा दो लोग में, अल्फा और गामा 50-50% बराबर। उसके बाद 6 महीना करोगे डिप्रिशिएट, तो डिप्रिशिएशन भी जाएगा दो लोग में, अल्फा गामा के अंदर। अच्छा डिप्रिशिएशन भी क्या दोनों के अंदर। उसके अलावा 6 महीने का इंटरेस्ट हमने कैपिटलाइज किया था ना, बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भी अल्फा 50% रिकॉर्ड करेगा, गामा 50% रिकॉर्ड करेगा, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो दोनों 50-50% रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल। एग्जाम में आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, बस ऐसा एरो मार के मत करना, स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना बस एग्जाम के अंदर। ये आपका हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले बता देना कि इन्होंने जो किया है वो इनकरेक्ट है, दोनों का डेफिनेशन दे देना और बस सॉल्व कर देना इसको, सिंपल। क्लियर है यहां तक? पहला चीज ये एक क्वेश्चन था जो काम का है। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आईसीआई चाहता है कि वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। वो पूछेगा तुमसे, बताओ ये जॉइंट ऑपरेशन है कि जॉइंट वेंचर है। तुम समझ रहे हो क्या? जॉइंट ऑपरेशन है कि जॉइंट वेंचर है, वो ये पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो अब वो ऐसे 6 केसेस दिया हुआ अपने को, नहीं 6 केस दिया हुआ है, हाँ 6 केस। तो हर एक केस में अपने को पूछेगा ऑपरेशन है कि वेंचर है। तो फटाफट से मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूँ क्या करना है इसके अंदर। तो पहला वाला केस है, पहले वाले केस में देखो क्या बोलता है, दो और मोर पार्टी है लेकिन यूनानिमस डिसीजन मेकिंग ही नहीं है। तो ऑपरेशन या वेंचर छोड़ो, ये जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन या वेंचर होने के लिए पहले वो जॉइंट अरेंजमेंट होना चाहिए। जब वो जॉइंट अरेंजमेंट ही नहीं है तो ऑपरेशन और वेंचर की बात तो करना ही मत, पहली चीज बराबर। उसके बाद दूसरा पार्ट, वो बोलता है दोनों जॉइंटली कंट्रोल करते हैं लेकिन कोई सेपरेट एंटिटी फॉर्म नहीं किया हुआ है, तो ऑपरेशन होगा। तीसरा पार्ट बोलता है सेपरेट एंटिटी फॉर्म किया है लेकिन ये नहीं बोला है कि उनका हिस्सा नेट असेट में है या इंडिविजुअल असेट लायबिलिटी में है, तो वो बोलेगा डिपेंड्स। अगर नेट असेट में हिस्सा होगा तो वेंचर होगा, इंडिविजुअल असेट लायबिलिटी में हिस्सा होगा तो ऑपरेशन होगा। फोर्थ वाला जो पार्ट है, फोर्थ वाले में बोलता है कि इन्होंने एक नया कंपनी फॉर्म किया और इसका जो आउटपुट है वो थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते मेरे ख्याल से। तो अगर थर्ड पार्टी को आप नहीं बेच सकते आउटपुट, तो मेरे ख्याल से इट विल बी जॉइंट ऑपरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर, इट विल बी जॉइंट ऑपरेशन। फिर आता है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट बोलता है कि जॉइंट अरेंजमेंट एंटिटी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सेल द आउटपुट टू एक्स एंड वाई बट वॉज एबल टू सेल द आउटपुट थर्ड पार्टीज। मतलब जो नया कंपनी फॉर्म किया, याद है एसी लिमिटेड फॉर्म किया था, वो एसी लिमिटेड थर्ड पार्टी को भी सेल कर रहा है। जब आप थर्ड पार्टी को भी सेल कर रहे हो तो फिर तो ये वेंचर हो जाएगा, बराबर। उसके अलावा
सिक्स्थ वाला पॉइंट, वो बोलता है सिक्स्थ वाले केस में ये जो नया कंपनी है ये थर्ड पार्टी को सेल नहीं करेगा, ये नया कंपनी अपने ही वेंचर्स को देगा सिर्फ, बराबर, यही अपने ही पार्टीज को देगा। ये पार्टी बाद में जाके किसी और को बेचेगी, तो पार्टी बेचे या कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, पार्टी बेच सकते किसी और को, तो ये रहेगा जॉइंट ऑपरेशन। ध्यान रखना, इसका आंसर जब आप पढ़ोगे ना तो आईसीआई ने जंबल द वर्ड्स किया हुआ है, आईसीआई ने ना फिफ्थ का आंसर सिक्स्थ में लिखा हुआ है, सिक्स्थ का आंसर फिफ्थ में लिखा हुआ है, तो बस वो ध्यान रखना, ठीक है। तो आईसीआई के इसमें फिफ्थ वाला आंसर सिक्स्थ होना चाहिए, सिक्स्थ वाला आंसर फिफ्थ होना चाहिए, बस उतना ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको से रिवाइज करवाया है, ये रिवीजन उनको समझा रहेगा जिनको पहले आता है थोड़ा जॉइंट एलिमेंट वगैरह, जो आज पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, प्लीज ये क्वेश्चन करके चले जाना, हर केस का एक एक मार्क, 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवाए। अब आता है एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाना है मुझे, 23 एंड 24, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। बोलता है एक पार्टी है ए लिमिटेड, है ना, उसके पास 60% स्टेक था ऑपरेशन के अंदर, ठीक है, और बैलेंस 40% किसी और पार्टी के पास था, मतलब एक जॉइंट ऑपरेशन है, उसका 60% ए के पास है और 40% अदर के पास है, अदर्स के पास है, ठीक है। आगे बोलता है ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एन असेट टू इट टू द जॉइंट ऑपरेशन, तो बोलता है ये जो ए है, ए ने कोई सेल किया है जॉइंट ऑपरेशन को, है ना, कैरिंग वैल्यू 100 था, असेट वॉज एक्चुअली सोल्ड फॉर 80, बेचा 80 में, कैरिंग वैल्यू 100 था, तो लॉस में बेचा। हाउ शुड ए अकाउंट फॉर द सेल ऑफ जॉइंट ऑपरेशन, अब ये सेल को कैसे बुक करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सेल करते हो ना तो आप 100% सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्यों, अगर आप 100% सेल रिकॉर्ड करोगे फिर 60% आप ही का हिस्सा है, तो 60% आप वापस से अपने बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हो, ऐसा क्यों, आपने सेल किया 100%, तो पहले ये असेट सेल होने के बाद जॉइंट ऑपरेशन में दिखेगा, जॉइंट ऑपरेशन में दिखने के बाद ए अपना 60% वापस से री रिकॉर्ड करने वाला है, तो आइडियली आपने सेल 100% किया ही नहीं है, 100% सेल करने के बाद 60% वापस से रिकॉर्ड कर लोगे, तो आइडियली आपने सेल सिर्फ और सिर्फ 40% का किया हुआ है, तो आप सिर्फ 40% की सेल रिकॉर्ड करते हो इस केस में, ध्यान रखना। तो सॉल्व कैसे करना है देख लो, मैंने यहां पूरा अच्छी तरीके से बताया हुआ है, देख लो। जैसे पहले बिफोर सेल ए के पास 100% था, बराबर, आफ्टर सेल जॉइंट ऑपरेशन के पास असेट आएगा, उसमें 60% ए वापस से रिकॉर्ड कर लेगा, तो इफेक्टिवली सेल सिर्फ 40% का हुआ है, इफेक्टिव सेल सिर्फ 40% का हुआ है, क्यों, 100% बेचा, 60% वापस से रिकॉर्ड कर लिया, तो बचा कितना, सिर्फ 40%, तो आपने 40% ही बेचा है, तो उसकी 40% की एंट्री मारने का, तो असेट बाहर जाएगा कैरिंग अमाउंट के ऊपर, पैसा रिकॉर्ड करोगे 80 के हिसाब से 40% का, डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पता है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर होता है बस ये है कि परचेस किया है, यहां ए ने सेल किया था ना जॉइंट ऑपरेशन को, इस वाले में ए ने परचेस किया है जॉइंट ऑपरेशन से, बराबर। तो अब कैसा हो रहा है, पहले ये असेट जॉइंट ऑपरेशन के पास था 100%, तो पहले से ए के बुक्स में 60% दिख ही रहा था, अब ए ने ये पूरा असेट परचेज कर लिया, तो ए के बुक्स में 60% के बदले अब 100% दिखेगा, मतलब इफेक्टिवली ए ने कितना परचेज किया, इफेक्टिवली ए ने सिर्फ 40% परचेज किया, बराबर। तो आप सिर्फ 40% परचेज की एंट्री मारोगे, परचेज पे कोई गेन लॉस नहीं होता है, तो जितना भी आपने पे किया वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका हिंट क्या हुआ, 23 और 24 वाले का हिंट क्या हो गया, हिंट यह हुआ कि जब एक पार्टी अपने ही ऑपरेशन के साथ सेल परचेज करता है, तो जितना उसका स्टेक है, उसका स्टेक 60% था ना, तो उसके स्टेक जितना सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं करने का, सिर्फ जो अदर पार्टी का स्टेक है उतना ही सेल परचेज रिकॉर्ड करने का, बस सिंपल। ये आपको हिंट मैंने यहां लिखा के दिया हुआ था, खत्म हो गया वाला पार्ट। तो मैंने जॉइंट अरेंजमेंट में 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन 23-24 है ना, उसके बाद क्वेश्चन 25, और उसके बाद ये डेफिनेशन चेक करने वाला क्वेश्चन, दैट इज आरटीपी का मे 22 क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, ध्यान रखना। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, याद है 103 और 111 का एक क्वेश्चन था जो अपन ने 103 में डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था, है ना, तो वो वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका, तो वो तो ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन क्या, अरे यस और नो, यस, शानदार, मेरे ख्याल से मजा आ गया एकदम अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब 28 की बारी। 28 में देखो आपको है ना 2 टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं, मैं बताता हूं वैसे करके जाना 28 के अंदर, ठीक है क्या। 28 के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन ही है, एक है अपना इक्विटी मेथड, ठीक है, एक है अपना इक्विटी मेथड
जो पिछले बार आया था, ठीक है, फिर भी आपको रिवाइज कराऊंगा ये। और सही बोला आपने, एक है अपना लॉस मेकिंग एसोसिएट्स, ये, हाँ, ये अपने को है ना दो ध्यान रखना है, ठीक है, इक्विटी मेथड और लॉस मेकिंग एसोसिएट्स। तो फटाफट से आपको इसका रिवीजन शुरू करवा दूं, चलो शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जेवी, अभी देखो जेवी याद है, जॉइंट वेंचर अपन ने डिफाइन किया ट्रिपल वन के अंदर, इसको अपन ने डिफाइन किया था ट्रिपल वन के अंदर, लेकिन इसका जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग किधर कवर्ड है, 28 के अंदर कवर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एसोसिएट क्या होता है, अगर आपका किसी भी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये वर्ड याद रखो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दैट मींस 20% से लेकर 50% तक स्टेक, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर ये है तो आपकी बन जाती है एसोसिएट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एसोसिएट है तो आप है ना एसएफएस और सीएफएस दोनों बनाते हो। एसएफएस में आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो, यू शो इन्वेस्टमेंट। एसएफएस में दिखाते हो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वगैरह। एज पर 27 आप दिखाते हो या तो कॉस्ट पे या फिर फेयर वैल्यू पे। बट 28 में क्या करोगे आप, 28 के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट ही दिखाओगे, 28 में भी आप दिखाओगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ओनली। बट ये इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे दिखेगी, ये वैल्यू निकलती है एज पर इक्विटी मेथड। तो इक्विटी मेथड है क्या, बेसिकली इट इज नथिंग बट अ वैल्यूएशन टेक्निक, इट इज नथिंग बट अ मेजरमेंट क्राइटेरिया, मतलब मेजरमेंट करने का तरीका है वो इक्विटी मेथड। कि आप कौन से वैल्यू पे दिखाओगे वो इक्विटी मेथड सिखाता है आपको, बराबर, ये वाला पार्ट। तो इक्विटी मेथड का मैंने एक शानदार आपके लिए समरी फॉर्मेट बना रखा है, तो अपन उसको रेफर करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, आ जाओ। तो देख लो कैसे निकलता है इक्विटी मेथड के अंदर। देखो मैंने ना एक बढ़िया सा वो बनाया था आपके लिए एग्जांपल, तो अपन ये एग्जांपल करेंगे ना तो आईसीआई के सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल करके 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, वो करने का पूरा कवर हो जाएगा। सुनना, बोलते अपने पास 20% स्टेक था मुक्कू के अंदर, 100 लाख में परचेज किया था। जिस दिन अपन एक बार किया उस दिन मुक्कू के आईने का बुक वैल्यू वाज 200, फेयर वैल्यू वाज 250। डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू वाज ड्यू टू अ पीपी, जिसका लाइफ कितना बचा है, जिसका लाइफ बचा है 5 इयर्स। ड्यूरिंग द ईयर मुक्कू मतलब एसोसिएट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50 लाख। ऑल्सो मुक्कू अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30 लाख इन ओसीआई, है ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 10 लाख। उसके अलावा गुड्स बेचा 10 लाख का 15 लाख में, तो यूआरपी वगैरह भी है। अब करे क्या, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो आपने जो 25% एक्वायर किया, सबसे पहले डे 1 पे आपको निकालना होता है गुडविल या जीबीपी, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना होता है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अभी गुडविल वगैरह एसोसिएट वाले केस में आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हो, इट इज ओनली डिस्क्लोज्ड, आप सिर्फ निकालते हो उसको, ठीक है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ना 100 लाख का, इट इंक्लूड्स गुडविल, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप निकालोगे पीसी 25%, यहां एनसीआई वगैरह नहीं होता है, एसोसिएट अपन खुद एनसीआई इधर, बराबर। तो जितना भी आपका स्टेक है उतना आईएनए लो, फेयर वैल्यू वाला। तो फेयर वैल्यू वाला आईएनए का 25% कंसिडर करोगे, ठीक है, तो वो आएगा 62.5, तो गुडविल आएगा 37.5। ओनली डिस्क्लोज, कभी रिकॉर्ड मत करना उसको, पहला चीज। सेकंड चीज, तो आप डे 1 पे इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे अपने कॉस्ट के ऊपर, जितना आपने पे किया 100 लाख रुपीज। अब इसमें एक एक इफेक्ट देते हुए चलना, क्या क्या इफेक्ट दोगे। सबसे पहला, आपने जो आईएनए एक्वायर किया 50 लाख में एक्वायर, सॉरी 250 में एक्वायर किया, फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया, फेयर वैल्यू दिया हुआ आपको, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है आपको। ये जो डिफरेंस था 50 का, जो डिफरेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ ए पीपी जिसका लाइफ बचा है 5 इयर्स। तो इससे इसकी वजह से क्या आता है, इसकी वजह से आता है एक्सेस डेप्रिसिएशन, बराबर क्या। तो आप निकालोगे एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना आता है, और वो उसका इफेक्ट आप दोगे इक्विटी मेथड के अंदर। मैं बोल दूं जो सीएफएस में अपन पोस्ट वाले कॉलम में इफेक्ट देते हैं, पोस्ट वाले कॉलम में वो अपने को इफेक्ट देने का है, बराबर। तो आपका जो भी इंक्रीज था 50 लाख इंटू 1 ईयर डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 1 ईयर क्योंकि एक साल, करंट ईयर में एक ही साल है। अब आप जितना भी रिकॉर्ड करोगे, एक बात का कसम खा लेना, ऐसे गॉड प्रॉमिस, ऐसे कसम खाओ, ओले मिला बाबू कसम खाएगा, क्या कसम खाएगा, कि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ अपने हिस्से जितना रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ अपने स्टेक जितना रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें 1/5 करेंगे इंटू 25%, जो अपना स्टेक है उतना ही, बराबर। पहला तो डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, तो माइनस करने का। उसके अलावा सब्सिड, वो एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेगा, बराबर। तो मैं ऐड करेगा ये प्रॉफिट। उसके अलावा एसोसिएट ने ओसीआई वाला प्रॉफिट कमाया, तो मैं भी रिकॉर्ड करेगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर एसोसिएट ने कोई प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सीएफएस में भी हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसोसिएट ने कोई प्रॉफिट कमाया ओसीआई का, तो सीएफएस के अंदर भी हम उसको ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एसोसिएट के
पीएनएल का प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड करूंगा, एसोसिएट के ओसे का प्रॉफिट मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसके अलावा जब एसोसिएट डिविडेंड बांटता है तो इसको आपको माइनस करना होता है, अपना हिस्सा जितना माइनस कर देना, तो 10 लाख इंटू 25% आप माइनस करोगे। उसके अलावा यूआरपी भी एलिमिनेट करनी होती है। अब यहां जिसने भी इसको बेचा रहेगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों केस में माइनस करना ही होता है आपको। तो कितना यूआरपी था, 10 का बेचा 15 में, तो 5 लाख का यूआरपी, उसमें अपना हिस्सा, तो वो कर देना माइनस, 5 लाख इंटू 25% कर देना माइनस। आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड। अब ये क्यू का मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू द लॉजिक्स, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं फटाफट से। आपको समझा? तो फॉर्मेटिंग ऐसा ही है, डे 1 की कॉस्ट लेस एक्साइज डेप्रिसिएशन, एट द शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस डिविडेंड लेस यूआरपी, खत्म। ये इक्विटी मेथड में आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, एक बात का आप ध्यान रखना। तो अभी है ना, जो जो क्वेश्चंस करने, ये इक्विटी मेथड है। और फिर आता है लॉस मेकिंग एसोसिएट्स। लॉस मेकिंग एसोसिएट्स आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से बता दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अभी अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके ऊपर इंड AS 28 में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो मेरे क्वेश्चंस ये रहे, तो जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 12 13 है, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर है, इतने क्रिटिकल नहीं है, लेकिन एक बार रेफर जरूर कर लेना, ठीक है। 13 वाला स्पेसिफिकली एक बार से रेफर कर लेना इसको, पहले किया हुआ तो रेफर करना, नहीं किया हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम अप्लाइज टू 14, 13 और 14 पहले एक बार किया हुआ रहेगा तो रेफर कर लेना, ठीक है। वो एक्चुअली इक्विटी मेथड वगैरह पे नहीं है, वो दो अलग इसके ऊपर है, पॉइंट के ऊपर, एक बार रेफर कर लेना उसको। अब आता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये लॉस मेकिंग एसोसिएट्स का है, ये मैं कराऊंगा आपको रिवाइज। पहले इक्विटी मेथड वाले क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है। आ जाओ इक्विटी मेथड पे। हाँ, ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझेगा कि मेरे वाले एग्जाम्पल में सब कवर हो गया था। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने कितना एक्वायर किया है, 35% एक्वायर किया है। कितने में एक्वायर किया है, 47.5 में एक्वायर किया है, बराबर। तो अपन 47.5 रिकॉर्ड करते हैं। डे 1 पे सिर्फ गुडविल का कंप्यूटेशन करने का, उसको रिकॉर्ड मत करना गुडविल को, बोलने का डे 1 की कॉस्ट में इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो कंप्यूट कैसे करो गुडविल वगैरह, आपने इतना पीसी पे किया है, आईएनए का फेयर वैल्यू इतना है, तो आईएनए का आप 35% निकालो पहले। आईएनए का 1 करोड़ 10 लाख का 35% कितना आता है, 38.5 लाख आता है, इतना आपको कंपेयर करो 47.5 से, आपको गुड्डू मिलेगा। गुड्डू कितना आता है, 9 लाख। वेरी गुड आंसर संकेत। तो 9 लाख आया आपको गुड्डू, यस। तो देखो गुड्डू रिकॉर्ड मत करना, सिर्फ निकाल के दिखाने का, उसको बोलने का ये देख मेरे को आता है गुड्डू निकालने को। आगे वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड रितेश, वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए, यस। अब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आपने दिखाया और क्या क्या इफेक्ट देंगे, तो बोलता है पीपीई का वजह से ये डिफरेंस था 20 लाख का, लाइफ 10 ईयर्स, तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 बराबर इनटू जितना अपना हिस्सा है वो 35%, तो कितना आएगा आपको 70,000, तो माइनस करेंगे 70,000 पहला। उसके अलावा और क्या है, और बोलता है कि उसने कमाया प्रॉफिट, तो इसमें अपना हिस्सा 35% ऐड करेंगे, बराबर। डिविडेंड पे किया 35% लेस करेंगे, और ओसीआई का प्रॉफिट है, उसने ओसीआई का प्रॉफिट कमाया, मैं भी अपने ओसीआई में रिकॉर्ड करेगा, तो 35% ऐड करेंगे, बराबर, सिंपल। तो इसका 35% जो भी आएगा वो ऐड, इसका 35% लेस, इसका 35% ऐड, खत्म कहानी। मजा आ गया। देखो इसमें यूआरपी नहीं था, मेरे एग्जाम्पल के अंदर यूआरपी भी लिया था मैंने, तो करके जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन कर लिया तो काफी है। एक और क्वेश्चन नंबर 1, ये भी सेम है, इसमें सिर्फ इनके यूआरपी का अमाउंट गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अमाउंट गलत है वो उसका है ना एग्जाम में पूछना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ठीक है करके चले जाना उसको भी, वो भी सेम है इक्विटी मेथड वाला। अब इक्विटी मेथड में और करने का जरूरत नहीं है, मेरा वाला जो एग्जांपल है वो करोगे आपका पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। मेन अभी आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, और मैं बताऊं कि नवंबर 22 में इक्विटी मेथड आ चुका, ठीक है, तो उसका चांस थोड़े कम है। मेन आपको ये क्वेश्चन पे आना, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 15, और वो है ये वाला लॉस मेकिंग एसोसिएट्स, बराबर। एकदम शानदार क्वेश्चन है ये वाला लॉस मेकिंग एसोसिएट्स का। आपको मतलब ये अगर 28 से कुछ पूछना है उनको तो ये वो पूछ सकते हैं, ठीक है, और कुछ मेरे को लगता नहीं 28 से उन लोग पूछ सकते हैं। अब इसमें होता क्या सुनना, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। जब आपके पास कोई एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, तो जब एसोसिएट प्रॉफिट कमाता है तो अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है, वैसे जब एसोसिएट लॉस कमाता है तो अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब क्या हो गया, सपोज आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 लाख रुपया था, और आपको जो लॉस एलोकेट हुआ वो लेट्स से 15 लाख लॉस एलोकेट हुआ, तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, बराबर। तो जो एक्सेस 5 का लॉस है अब वो किधर एलोकेट करेंगे, तो इसी एसोसिएट में आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर्स है और जो लॉन्ग टर्म लोन है उसमें आप एलोकेट कर सकते हो। इसी एसोसिएट में जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है
और लॉन्ग टर्म लोन है, आप उसमें एलोकेट कर सकते हो, बराबर, उसमें एलोकेट करना पड़ता है। अब कैसे कैसे एलोकेट करोगे, तो पहले आप प्रेफरेंस शेयर में एलोकेट करोगे, फिर जो बचता है वो लॉन्ग टर्म लोन में एलोकेट करोगे। ये के अंदर रेशियो ऑफ कैरिंग और मत बोलना, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है आपको। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या था। बोलता है अपने पास है इक्विटी शेयर्स 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक और चीज, एक्चुअली ये जो प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म लोन है ये इसी एसोसिएट के अंदर है, लेकिन इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है इंड AS 109 पहले। तो इनमें अगर कुछ एलोकेट करना होगा तो पहले 109 का गेन लॉस एलोकेट करना, फिर इनके अंदर जो भी 28 वाला गेन लॉस है वो एलोकेट करना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे अब वो बोलता है अपने को प्रेफरेंस के ऊपर जो भी गेन लॉस है वो दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर जो भी गेन लॉस है वो दिया हुआ है ना। उसके अलावा एंटिटी शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ एसोसिएट, ऑलरेडी एंटिटी का शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब दिस इज ऑलरेडी 25%, दिस इज ऑलरेडी 25%, बराबर। ये एंटिटी शेयर है, मतलब इस प्रॉफिट लॉस का 25% मत करने बैठ जाना, ये ऑलरेडी एंटिटी का शेयर है, ये ऑलरेडी 25% करके दिया आपको, ध्यान रखना। अब कैसे करोगे सुन लो। तो है ना, इसका एक फॉर्मेटिंग है एकदम सिंपल सा, आपको मैं दिखाता हूं फॉर्मेटिंग कैसे है। इधर आ जाओ, देखो फॉर एग्जांपल, अब देख लो कैसे करना है। अपने ये तीनों अपने लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ये पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के अंदर। तो अपने पास इन्वेस्टमेंट इक्विटी में था, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में था, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन में था, 10, 5 और 3 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो पहले प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन वाले को जो भी इंड AS 109 का गेन लॉस है वो एलोकेट कर दो। तो प्रेफरेंस में एलोकेट किया, लॉन्ग टर्म लोन में एलोकेट किया, ठीक है। बैलेंस आपको मिलेगा आफ्टर 109 का गेन लॉस, ठीक है। अब आता है 28, तो 28 का टोटल लॉस पहले साल में था 16 लाख, आपको याद रहेगा। तो पहले साल में इट वाज हाउ मच, इट वाज 16 लाख। तो अभी इक्विटी का बैलेंस तो 10 लाख ही है सिर्फ, तो 10 लाख इक्विटी में जाएगा, इक्विटी जीरो हो गया। अब अगला बारी पता है किसका आता है, अगला बारी आता है प्रेफरेंस वाले का, परफेक्ट आंसर। तो प्रेफरेंस में बाकी लॉस एलोकेट करने का। उसके बाद अगला बारी पता है किसका आता है, उसके बाद अगला बारी आता है लॉन्ग टर्म लोन वाले का। तो जो बच्चा कुछ लॉस है वो लॉन्ग टर्म लोन में एलोकेट करने का। ये करने के बाद इक्विटी हो गया जीरो, प्रेफरेंस हो गया जीरो, लॉन्ग टर्म लोन हो गया 1 लाख, ठीक है। अच्छा, तो ये अपन ने इस तरीके से लॉस एलोकेट किया, सबको समझा पहला वाला यार, ठीक है। फिर आता है सेकंड ईयर में, इक्विटी प्रेफरेंस 0-0 हो चुका है, लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख दिख रहा है। अब हुआ प्रॉब्लम, एक हो गई, एक प्रॉब्लम पता है क्या आएगी ईयर 2 के अंदर, प्रेफरेंस वाले का 109 में लॉस आ गया -50,000। अब प्रेफरेंस वाला तो खुद नंगा पुंगा घूम रहा है, वो खुद ही नील हो चुका है, वो क्या लॉस एलोकेट करेगा अपना खुद का। तो इसलिए वो जाता है इक्विटी वाले के पास, इक्विटी वाले को बोलता है कि भाई मैंने तुमको जो 4.5 लॉस की हेल्प की थी ना, उसमें से 50,000 के लॉस की मैं रिवर्सल मार रहा हूं। तो आइडियली जितना उसने 4.5 लाख का हेल्प किया था उसमें से 50,000 वो कर देगा रिवर्स, ताकि उसका बैलेंस जीरो हो जाए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ईयर 1 और 2 मिलाकर प्रेफरेंस वाले ने कितना हेल्प किया इक्विटी को, तो आप 4.5 लाख की हेल्प मत बोलना, आप बोलना सिर्फ 4 लाख का हेल्प किया। क्यों 4.5 लाख का हेल्प किया, चमाड़ मार के 50,000 वापस ले लिया, तो नेट में हेल्प सिर्फ 4 लाख का किया है। उसके अलावा करंट ईयर में भी इक्विटी वाले को लॉस हुआ है 2 लाख का। अब इक्विटी वाला खुद ही ठंडन गोपाल बन के बैठा है, प्रेफरेंस वाला भी ठंडन गोपाल है, तो बचता है लॉन्ग टर्म लोन वाला। अब लॉन्ग टर्म लोन वाला सिर्फ 1 लाख जितना है, तो ये भी मैक्सिमम नीली हो सकता है, तो 1 लाख का लॉस ही एलोकेट कर पाएंगे। तो इस केस में सेकेंड ईयर में एक तो 1 लाख का लॉस बेयर किया और 50,000 का पिछला लॉस रिवर्स किया, तो नेट में करंट ईयर में आपने सिर्फ 50 का ही लॉस बेयर किया है। तो अनरिकग्नाइज्ड लॉस कितना रह गया, जब 2 लाख में से आपने करंट ईयर में नेट में 50 का ही लॉस बेयर किया है, तो 1.5 लाख अनरिकग्नाइज्ड लॉस रह गया, मतलब ये अपन एलोकेट ही नहीं कर पाए किसी को। फिर ईयर 3 वगैरह सिंपल है, फिर आप ईयर 3 में आओगे। ईयर 3 में जब आते हो तो ईयर 3 में 109 में गेन हो गया प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन वाले को, ठीक है, तो आपका बैलेंस ये हो गया। अब 28 में ईयर 3 में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलूं पुराना लॉस पड़ा है वो एलोकेट करना पड़ेगा इन दोनों के अंदर। तो पुराना लॉस आप एलोकेट करोगे, वापस सब जीरो हो गया, ठीक है। जैसे थोड़ा पैसा आया नहीं कि वापस जीरो जाते हैं इन लोग। आगे ईयर 4 तीनों जीरो है, 109 का प्रॉफिट होता है इसके अंदर, तो ये इतना बच जाता है। अब आता है कयामत की रात, 10 लाख का हो गया इक्विटी वाले को प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट पूरा इक्विटी वाला नहीं खाएगा, पहले जिसने इक्विटी वालों की मदद की थी उनको पहले बांटना पड़ेगा। तो वो कौन है, पहले लॉन्ग टर्म लोन वाले को मिलेगा, फिर प्रेफरेंस वाले को मिलेगा। तो जितना मदद किया था उतना देना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टर्म लोन वाले ने कितना हेल्प किया था, तो पहले 1.5 लाख का हेल्प किया, फिर 1 लाख का हेल्प किया और फिर 50 का हेल्प किया, तो टोटल
मेरे ख्याल से 1.5 प्लस 1 2.5 प्लस 50 3 लाख का हेल्प किया, तो 3 लाख दिया लॉन्ग टर्म लोन वाले को। अच्छा, प्रेफरेंस वाले ने कितना हेल्प किया? प्रेफरेंस वाले ने पहले 4.5 का हेल्प किया, फिर 50 का रिवर्सल मान लिया, तो नेट 4 का हेल्प किया, और यहां 1 लाख का हेल्प किया, तो 5 लाख का हेल्प किया, तो 5 लाख फिर अपन देंगे प्रेफरेंस वालों को, और बचा हुआ फिर मिलेगा इक्विटी वालों को, बराबर। और 5th ईयर से जो भी प्रॉफिट होएगा वो सिर्फ इक्विटी वालों का होगा, क्योंकि जिसने भी इक्विटी की मदद की थी उसको वो पैसा ऑलरेडी दे चुका, तो इक्विटी वालों का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना भाई, बहुत जरूरी है। इसका मतलब जब लॉस बेयर करने की बारी आएगी तो पहले इक्विटी में एलोकेट होता है, इक्विटी नील होने के बाद फिर प्रेफरेंस बेयर करता है, फिर लॉन्ग टर्म लोन बेयर करता है। लेकिन जब बाद में प्रॉफिट होता है तो पहले लॉन्ग टर्म लोन को देना। ऐसा क्यों होता है? अरे वो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में ऐसे होता है ना, आउटसाइड लायबिलिटी को पहले मिलता है, फिर प्रेफरेंस को मिलता है, फिर इक्विटी वालों को मिलता है, ऐसा। क्लियर वाला पार्ट? ये आपका था लॉस मेकिंग एसोसिएट। तो मैंने आपको जो दो रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो टच करवाया आपको इसके अंदर मैंने, एक इक्विटी मेथड और एक लॉस मेकिंग एसोसिएट। तो 28 भी हो गया और 111 भी हो गया।